हेलो एवरीवन। सूर्यवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश प्रधान। मैंने आपको कल बताया था कि हमने यूट्यूब पर एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्यवंशी ऑनलाइन क्लासेज। इस सूर्यवंशी ऑनलाइन क्लासेज में जनरल स्टडीज़ पढ़ाया जाएगा, सामान्य अध्ययन। इससे पहले शुरुआत करते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने मुखर्जी नगर के विभिन्न कोचिंगों में पढ़ाया है और गाज़ियाबाद के भी कोचिंगों में मैंने पढ़ाया है। और आईएएस 2017 का मैंने मेंस भी लिखा है और राजस्थान पीसीएस 2018 का भी मैंने मेंस लिखा है। तो यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि एक हमारी रणनीति कैसी रहेगी पढ़ाने की। दरअसल यहाँ पर जो 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 जनरल स्टडीज़ को पढ़ाया जाएगा वो अप टू यूपीएससी लेवल तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसका जो स्तर होगा, लेवल होगा, ये यूपीएससी लेवल तक होगा। जो सभी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी है, या फिर आरओ, एआरओ, बीईओ, या जो है रेलवे है, तो सभी के लिए ये यहाँ पर जनरल स्टडीज़ कवर कराई जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो लेवल होगा वो यूपीएससी लेवल तक होगा। ठीक है। हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर पूरे सिलेबस को एक जो है लेसन में जो है डिवाइड किया जाएगा और लगभग सभी कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक और बात है कि जो दूसरे यूट्यूबर हैं उसकी तरीके से ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कुछ कभी कोई टॉपिक डाल दिया, कभी कुछ टॉपिक डाल दिया। एक सीक्वेंस के तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और मेरी ये गारंटी है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। एक बात। दूसरी बात, ये जो चैनल है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस इसमें जो है ना रहेंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को बेटर चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा कंपटीशन क्रॉस हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट ले सके। तो सबसे पहले हमने चुना है साइंस को जो है चुना है, क्योंकि साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो स्टेट पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, या फिर राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस में से लगभग 25-30 क्वेश्चन इसमें से साइंस में से पूछे जाते हैं। और मैंने साइंस के जो टॉपिक को वो जो है चुना है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री के 2019 के यूपी पीसीएस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 से 7 क्वेश्चन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछना किसी एक टॉपिक से कितना हो सकता, मतलब कितना जो है सिलेक्शन के लिए कितना जो है ज़रूरी हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की, हम जो है शुरुआत करते हैं। तो सभी की पीपीटी यहाँ पर डाली जाएंगी, यानी कि एवरी लेसन की जो है पीपीटी जो है डाली जाएंगी और उससे आप उसको साथ के साथ समझाया जाएगा। बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें जो है ना डाले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से जो है यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात है यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर परमाणु संरचना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, आखिर ये किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बना है, यानी कि वो छोटी से छोटी चीज़ तो होगी जिससे ये जो है मिलकर बना है। तो हमारे भारतीय ऋषि थे और उन्होंने यही जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो प्रत्येक पदार्थ है ये आखिर किस चीज़ से मिलकर बना है, आखिर वो कण है क्या, आखिर वो पार्टिकल है क्या। तो हमारे जो है ऋषि हुए महर्षि कणाद नाम के। ये महर्षि कणाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय ऋषि थे। महर्षि कणाद भारतीय ऋषि थे और इन्होंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट महर्षि कणाद भारतीय ऋषि थे और इन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। भैया, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये बात इन्होंने महर्षि कणाद ने बता दी। इसके बाद डॉल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक 1808 में एक बुक लिखी जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन्होंने एक बुक लिखी और इस बुक में डाल्टन ने दी कौन सी थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। कौन सी थ्योरी दी? एटॉमिक थ्योरी, यानी कि परमाणु सिद्धांत इन्होंने इस बुक में दिया। अब इन्होंने इस बुक में क्या बात बताया कि प्रत्येक पदार्थ, यानी कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, यानी कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो एटम से मिलकर बना होता है। और यही बात किसने बताई थी पहले? यही बात महर्षि कणाद ने बताई थी। लेकिन इम्पोर्टेंट, इसने यानी कि जो डाल्टन था इसने एक बात और जोड़ दी कि
प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से तो मिलकर बना है, लेकिन इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे नोट मिस प्रिंट है, सॉरी, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका मतलब ये है डाल्टन के अनुसार कि एटम या परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल था, ठीक है। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट थे डाल्टन को गलत साबित कर दिया कि भैया आप गलत हो, कि ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इस एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। और वो कैसे कैसे, उन वैज्ञानिकों ने जो परमाणु के अंदर 3 कण खोजे, कितने कण, 3 कण, और उन कणों का नाम दिया क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या नाम दिया, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उन कण का नाम दिया। वो कण कौन कौन से थे, वो कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर खोजे गए, वो खोजे गए परमाणु के अंदर। देखते हैं अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वो जे थॉमसन ने की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इस पे चार्ज कैसा था, इलेक्ट्रॉन पे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नेगेटिव था, लेकिन इसका चार्ज जे थॉमसन ने नहीं बल्कि मिलीकन ने खोजा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। इस पे चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो -1.6 10⁻⁻19 कूलम था, और इसका जो मास था 9.8 10⁻31 किलोग्राम था। चलिए अब हम जानते हैं प्रोटॉन के बारे में। ये जो प्रोटॉन की खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रदरफोर्ड ने की थी, और जो है रदरफोर्ड ने कब की थी, 1917 में की थी। यानी कि 1917 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ बुकों में मिलेगा आपको गोल्डस्टीन में, इसके बारे में भी जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये गोल्डस्टीन और ये रदरफोर्ड का आखिर चक्कर क्या है। दरअसल ये जो गोल्डस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस प्रोटॉन को 1886 में पहले खोज तो लिया था, लेकिन ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता जो है चला पाए थे। तो प्रोटॉन नाम इसको रदरफोर्ड ने भी दिया, रदरफोर्ड ने ही दिया था। इस वजह से इसका जो डिस्कवर माना जाता है वो रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। इस पर जो चार्ज था प्रोटॉन पर, वो था +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, लेकिन उस पर माइनस था और इस पर प्लस था। इसका जो मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम था, यानी कि इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा था। नाउ अब हम करते हैं न्यूट्रॉन की बात। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चैडविक ने की थी। किसने की थी, ये चैडविक ने की थी। और चैडविक ने कब की थी, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसने बताया था कि इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि वो उदासीन होता है। कौन, यानी कि न्यूट्रॉन। और इसका जो मास होता है वो होता है 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में उठ गया था कि इसमें कौन सा हल्का कण है और कौन सा भारी कण है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हल्का कण है वो है, सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे भारी कण है वो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रॉन। कुछ बुकों में दिया है कि भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, द्रव्यमान सेम है, जो कि गलत है। मैं बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है, लेकिन न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बुकों में लगभग लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया था, कौन निम्न में से कौन सा भारी कण है, तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रॉन, यदि न्यूट्रॉन, और यदि पूछ ले कि सबसे हल्का कण कौन सा है तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थॉमसन मॉडल। ये थॉमसन मॉडल क्या था, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। ये थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल 1904 में, यानी कि 1904 में दिया, और इसका नाम था वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पिलम पडिंग मॉडल। यानी कि थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था पिलम पडिंग मॉडल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जा चुका है, कौन सा, पिलम पडिंग मॉडल। कब दिया था, 1904 में। और इसने इस मॉडल में क्या बात बताया था कि ये जो भैया परमाणु होता है ना, ये उदासीन होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता परमाणु पर। अब इस थॉमसन मॉडल को क्या हम प्रूव कर सकते हैं, यस बिल्कुल प्रूव हम कर सकते हैं। देखेंगे जो है जरा हम कैसे इसको जो ना हम प्रूव कर सकते हैं। अभी देखो, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अब इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना था, -1.6 × 10⁻⁻19, और इस पर प्रोटॉन पर चार्ज कितना था, +1.6 × 10⁻⁻19, है ना। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर माइनस था, इस पर जो है प्लस था। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है, वो आपस में कैसी है,
आपस में जो है कैसी है, बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब थॉमसन मॉडल बिल्कुल सही था कि इलेक्ट्रॉन जो है जनरली, सामान्य रूप से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जनरल, इन जनरल, सामान्य रूप से कैसा होता है, यानी कि उदासीन होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि ये किसने बात बताई थी, ये थॉमसन ने बात बताई थी। चलिए अब रदरफोर्ड मॉडल की जो है तरफ देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था। दरअसल रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में, और उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या नाम था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो है रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। दरअसल ये रदरफोर्ड ये देखना चाह रहा था कि यार ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आखिर रहते क्या, ये जो है रहते कहाँ हैं। तो जब इसने देखा, रदरफोर्ड ने बात जो है बताई कि भैया ये इसमें, यानी कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, परमाणु में एक नाभिक होता है जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी में ही रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब है कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूक्लियस की जो खोज किसने की थी, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वो जो है रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने ये भी बात बताया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ऐसे मान लो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते हैं, या अन्य जो है प्लैनेट जो है घूमते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने की, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर रहते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, स्टेट पीसीएस, और कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की जो है तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोहर मॉडल। अब ये रदरफोर्ड के बाद मॉडल के बाद आता है बोहर मॉडल। ये बोहर मॉडल एक्चुअली में है क्या, दरअसल अभी जो है रदरफोर्ड ने बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन इस बोहर ने कहा कि यार घूमते आखिर कैसे हैं, कैसी तो घूमते होंगे, ऐसी जो है थोड़ी ना कि कहीं भी घूमने लग गए, कहीं भी घूमने लग गए। इससे तो क्या होगा कि वो जो है नाभिक में भी जो है टकरा सकते हैं, नाभिक से भी जो है टकरा सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है बोहर मॉडल जो है, यानी कि प्लैंक थ्योरी पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लैंक सिद्धांत पर आधारित है, प्लैंक सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये इसने क्या बात बताई थी, इन्होंने, भाई साहब ने, इन्होंने बात बताया था कि भैया ऐसा है, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन ये डेफिनिट ऑर्बिट में घूमते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसमें, ये डेफिनिट ऑर्बिट में घूमते हैं। डेफिनिट ऑर्बिट मतलब निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, ये ऐसे नहीं कि कहीं भी घूमने लग जाएंगे। ये किसने बात बताई थी, ये बोहर ने बात जो है बताई थी, और उस कक्षा का नाम दिया KLMN। इस तरीके से उसने इस जो है कक्षा का नाम दे दिया था। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अब देखो इस पर जो है ना एक लड्डू क्वेश्चन आता है, जो कि काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ के आ जाते हैं और कहते हैं यार बड़ा टफ क्वेश्चन था और हम पे हुआ नहीं। तो आज देखेंगे कि ये लड्डू क्वेश्चन आपके ACF में पूछा गया है, 3 नंबर का। देखेंगे जरा क्या था। क्वेश्चन था कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन M ऑर्बिट, यानी कि M ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, ये क्वेश्चन था। यानी कि M ऑर्बिट कौन से नंबर पे है, देखेंगे जरा हम। KLMN, K मतलब फर्स्ट, K मतलब फर्स्ट, L मतलब 2, M मतलब 3, N मतलब 4, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है M में कितने अधिकतम रह सकते हैं, तो यानी कि कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पर। तो मैं एक बात बता दूं, इसमें बस आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, और फैक्ट क्या है कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n² हो सकते हैं। ठीक है, कितने, 2n²। यहाँ पे जो ये है n के लिए कितना है, 3 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितने हो गए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 18। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जो है रह सकते हैं, 18। इसी तरीके से हम बाकी का जो है निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या था, इसमें कुछ नहीं था, आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n² होते हैं। तो M में कितने हो गए, M के लिए n जो है वो 3 है, तो 2n² इक्वल टू कितना होगा, इसकी प्लेस पे 3 रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करी, 9 दूनी 18 होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको एक फैक्ट याद रखना है, एक फैक्ट ये पूछा जाता है, यदि वो कक्षा सबसे भारी हो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तब वहाँ पे 2n² अप्लाई नहीं होगा। आपको याद रखना है कि वहाँ पर एटम में जो है, यदि सबसे भारी कक्षा है तो उसमें अधिकतम या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, या तो 2 होंगे या 8 होंगे। और ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है,
केमिकल इनर्ट यानी कि वो पूरी तरीके से उदासीन होता है, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम यहाँ पे जानेंगे, देखो ये इस तरीके से ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम में, यूपीपीसीएस, एसएससी, एनडीए, सीडीएस सभी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, किसी भी एग्जाम में। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम जानते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, यानी कि ये परमाणु नंबर है, इसको परमाणु संख्या भी बोला जाता है हिंदी में। ये एटॉमिक नंबर क्या है देखेंगे जरा। ये जो परमाणु संख्या है ना, इसको ये जितने भी प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कि परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉनों की संख्या है, वेरी सिंपली उसी को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, यानी कि उसे ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जितने भी उसमें जो है किसके अंदर, परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उनकी संख्या को क्या जो बोला जाता है, उनकी परमाणु संख्या बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये एटॉमिक मास नंबर, ये है आपका द्रव्यमान संख्या, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, द्रव्यमान संख्या बोला जाता है इसको। और ये जो द्रव्यमान संख्या कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं दोनों को जोड़ दो, वो क्या होता है, वो जो है द्रव्यमान संख्या होती है। अब आपको किताब में लिखा मिलेगा ऐसे, जेड एक्स की ए, एक्स कोई एटम है तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, और ए क्या हो गया, यानी कि जेड जो हो गया वो हो गया आपका परमाणु संख्या, और ए क्या हो गया, ये हो गया आपका द्रव्यमान संख्या। अब ये जो जेड है ये क्या हो गया, नीचे प्रोटॉनों की संख्या, और ए जो ऊपर है ये क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों को मिला करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है चलते, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में देखो एनडीए में खूब जो पूछा जाता है, सीडीएस में पूछा जाता है, और एसएससी वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक किसे बोलते हैं। अब मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप एक सेकंड में समस्थानिक पहचान लोगे, और उसके बाद कोई भी जरूरत नहीं जो है पड़ेगी आपको। देखो आइसोटोप समस्थानिक किसे जो है बोलते हैं, ध्यान से देखो, मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ये जिनके यानी कि नीचे नीचे जो सेम है, इसका मतलब नीचे वाला क्या है, ये क्या है, यानी कि परमाणु संख्या, नीचे वाला क्या है, ये परमाणु संख्या, और ये 1 2 3 क्या है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि नीचे वाले एटॉमिक नंबर हैं और ऊपर वाले एटॉमिक मास नंबर है। तो सीधी सी बात है, हम ऐसा कह सकते हैं जिनके नीचे वाले सेम हो, अर्थात जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जिनकी सेम हो, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1S2 और 1S3, है ना। इसी तरीके से हम आइसोबार यानी कि आइसोबार हम जो है बोलते हैं, इसी तरीके से, यानी कि आइसोबार, इससे ये तो हो गए समस्थानिक, ये हो गए संभारिक, है ना। देखो अब संभारिक किसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही एग्जाम्पल को देखते हैं हम। यहाँ पे 16 सल्फर 40 और 17 क्लोरीन 40 को लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर जो 16 सल्फर 40 है, यानी कि ऊपर के सेम दिखाई दे रहे हैं, और ये ऊपर का मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये बताया था एटॉमिक मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। सीधी सी बात है, जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो वो संभारिक होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। हम देखते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है आइसोटोन का, आ जाता है आइसोटोन, और ये आइसोटोन काफ़ी कम जानते हैं। एक्चुअली में इसको हिंदी में आइसोटोन ही बोला जाता है, और इसको कभी कभी आइसो न्यूट्रॉनिक भी जो है बोला जाता है। देखेंगे जरा हम इसको जो है, किसको आइसोटोन किसे बोला जाता है, यानी कि आइसोटोन, है ना। तो आइसोटोन हम यहाँ पर देखेंगे आइसोटोन किसे बोला जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ जिसका नाम है देखेंगे एग्जाम्पल 11 Na23, यानी 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24। यहाँ पर हम देखेंगे इसको कि आइसोटोन, अब देखो ना तो ये आइसोबार है ये ना तो समस्थानिक है ना ही संभारिक है, ठीक है। अब हम ये आइसोटोन क्या होते हैं, यानी कि जो जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए, इसमें न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, यदि ऊपर देखो, ऊपर क्या है, यानी कि ये है ऊपर वाला, यानी कि द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 23, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि 23 में से 11 जो है निकाल दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में भी ऐसे ही कर दो, 24 में से 12 गया 12। ये 1 सेकंड का है पहचानने की तरकीब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है चलते हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया ACF में, अभी जो अगस्त 2020 में हुआ था। ACF यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी ने लिया था। अब 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, देखेंगे जरा। 3 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था और अधिकतर बच्चों ने ये छोड़ दिया होगा, लेकिन ये 1 सेकंड का लड्डू क्वेश्चन है। हम देखते हैं, आज के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
कि इसको अलग से सीखने की और छोड़ के आने की देखेंगे। इसमें ये पूछा था कि इसमें 92 यूरेनियम 235 में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो अभी मैंने बात बताया था कि ऊपर वाला 235 क्या है, ये द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। और ये नीचे क्या है 92 प्रोटॉनों की संख्या। यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 143 आंसर था। देख लेना, एसीएफ में आया था और ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था ये, है ना। तो बहुत ही जो है बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन जो छोड़ के आते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटम नंबर। ये बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है इसमें से, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है इसमें से क्वांटम नंबर, और वनडे एग्जाम में सीडीएस एनडीए में तो काफ़ी इसमें से पूछा जाता है। तो ये क्वांटम नंबर जो है ना, हम बेमतलब में घबराते हैं इनको, ये क्वांटम नंबर कुछ नहीं है। ये क्वांटम नंबर मैंने अभी बात बताई थी कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या जो है घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। तो ये क्वांटम नंबर उन्हीं के इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताती है कि आखिर वो कैसे घूमते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। वेरी सिंपल भाषा में कि कैसे घूमते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब मैं बात बता दूं तो ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं उनकी कक्षा के बारे में बताता है, उनकी साइज के बारे में बताता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो क्वांटम नंबर है कितने जो है प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है कितने प्रकार की होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 प्रकार की क्वांटम नंबर होती हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि वो कैसे घूमते हैं। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कक्षा को बताता है। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बताता है ऑर्बिट यानी कि सब ऑर्बिट यानी कि उपकक्षक को बताता है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है ऑर्बिटल यानी कि कक्षक को, ठीक है। और ये चौथा जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो बताता है स्पिन को। क्लियर। अब एक जो है एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, यानी कि और कक्षक में, उपकक्षक में, या यानी कि ये होता है ऑर्बिट जो होता है कक्षा होता है, ये उपकक्षा होता है, और ये ऑर्बिटल जो होता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कक्षक होता है। मैं जरा थोड़ा सा इसको जो ना बता दूं, इसको कोई नहीं बताने वाला, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, रटोगे। तो मैं बात बता दूं, दरअसल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हैं, ये नाभिक है चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस तरीके से समझो, जिस तरीके से एक पाइप बना हुआ होता है, एक फिर ऊपर परत जो है चढ़ी होती है, उसको हमने कक्षा बोल दिया। फिर दूसरी परत है अंदर, उसको हमने उपकक्षा बोल दिया, और जो तीसरी जो परत है उसको बोलते हैं हम कक्षक। तो इलेक्ट्रॉन जो है कक्षक में घूमते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की कहाँ पर है, कक्षक में है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कक्षक में, ऑर्बिटल में है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बाद कुछ फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं जिनको सब फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके बारे में भी देखते हैं। इनको तो कहा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो कहा गया था फंडामेंटल पार्टिकल, इनको कहा जाता है सब फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन से देखते हैं। पोजिट्रॉन जो है 1932 में खोज की थी, किसने की थी, एंडरसन ने खोज जो है की थी। और इस पर जो चार्ज है, इस पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी भी बोला जाता है, किसको, पोजिट्रॉन को। क्यों, क्योंकि इस पर जो इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन इस पर जो चार्ज है वो प्लस का है। यानी कि ऐसे समझो जैसे 2 भाई रहते हैं और 2 भाई वो अलग अलग गुण उनके रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी बोला जाता है, किसको, पोजिट्रॉन को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूट्रिनो, नॉट कन्फ्यूज न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो की खोज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट किसने की थी, पाउली ने की थी 1955 में। और ये एक ऐसा कण है जो ना तो जिसका द्रव्यमान होता है और ना ही उसका आवेश होता है, यानी कि कोई मास और कोई चार्ज नहीं होता। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैसान कण और पाया जाता है इसके अंदर, और इसकी खोज किसने की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, युकावा ने की थी, ठीक है। अब हम ये कुछ फैक्ट हैं 2, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वनडे एग्जाम में, इसको जरा फैक्ट को हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस फोर्स, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस फोर्स से आपस में जो है ना जुड़े हुए रहते हैं। तो इसने बात बताया था कि आखिर कौन सा फोर्स है, तो उसकी खोज की थी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, युकावा ने की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को क्या कहा जाता है, मिला करके न्यूक्लियन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्या काम किया, न्यूट्रॉन का पहला न्यू ले लिया और इसका प्रोटॉन का ऑन ले लिया, तो एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियन, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा, तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ख़त्म होता है। अब आप इसको
ये टॉपिक पढ़ने के बाद अब इसको वीडियो को कई बार देखना, एक बार थोड़ा सा समझ में नहीं आने का तो वीडियो को कई बार रिपीट करके जो है देखना। और यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे जो है ना यानी कि कमेंट कर देना, मैं आपको जो है ना भेज दूंगा। और इससे आप जितने भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, स्टेट पीसीएस हो, एसआई हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई भी हो, एक भी क्वेश्चन आपका जो है रहे इससे बाहर नहीं आने का आप ये देखेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं भी इस चैनल को, जो हमारी जो टीचर टीम है, काफ़ी क्वालिफाइड टीचर टीम है और सभी जो है ना एग्ज़ाम दे चुकी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना शेयर करो। थैंक यू।